नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहुत समय हो गया आप लोगों से मैं जुड़ नहीं पाया। आज आप सभी के समक्ष मैं अपनी एक जर्नी लेकर हाजिर हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि 5 से 6 महीने की ड्यूरेशन जो थी, 13 जुलाई 2021 को परिणाम आया RS 2018 का और मार्च में फिर से मेंस प्रस्तावित था। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव किए कि वो रैंक 15-21 से 11 तक का सफर मेरा रहा। मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत हद तक इंटरव्यू में भी मैंने इम्प्रूव किया। तो आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी वो जर्नी रखूंगा कि मैंने क्या बदलाव किए, क्या पॉइंट्स थे जिन पर मैंने ज्यादा फोकस किया और ये जर्नी आप लोगों के सामने मेरी है। इससे पहले कि मैं आप सभी लोगों के सामने अपने पॉइंट्स रखूं, मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं कि देखिए मेरी सिचुएशंस डिफरेंट है। मैं अपनी पर्सनल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों की जर्नी डिफरेंट रही हो, आप लोगों की गलतियां अलग रही हो, तो आप इसे सबसे पहले मेरे पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है, मेरी अपनी है, आपकी सिचुएशन से मेरे अलग है। हो सकता है कुछ चीजों में आप एग्री करें, हो सकता है कुछ चीजों में ना करें। उस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज, टाइमलाइंस बहुत डिफरेंट है। जब पिछली बार 13 जुलाई 2021 को परिणाम आया था अंतिम RS 2018 का, तो लगभग 2 सप्ताह पर बात नहीं हुई। इस बार ऐसा नहीं। इस बार परिणाम जब आया है उससे पहले प्री का भी परिणाम आ चुका है ऑलरेडी और मेंस इन लाइन है। तो इस बार समय कम है। उस समय हमारे पास समय ज्यादा था। फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपके सामने एफिशिएंटली अपनी जर्नी रखने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या गलतियां की, कैसे पहचानी और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। मेरा मीडियम अंग्रेजी रहा है। अंग्रेजी माध्यम से मैंने पेपर दिया था। 2017 के बाद से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था। 2018 जब मैंने RS का एग्जाम दिया तो स्पेसिफिकली मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं RS दूंगा। प्रीलिम परीक्षा मैंने RS की दी। प्रीलिम परीक्षा क्लियर हुई तो उस समय मेरा यूपीएससी का प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा मुझे RS पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने RS मेंस की प्रिपरेशन उस समय शुरू की। पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैंने गलतियां की, जिसका परिणाम ये रहा कि 1521 मेरी रैंक आई। मैं सीधे अपनी मिस्टेक्स के ऊपर आऊंगा। 13 जुलाई 2021 को जब परिणाम आया 1521 रैंक, तो एक अप्रत्याशित परिणाम था। मैं स्वयं बहुत दुखी था। मेरे कई फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं वे भी इस चीज से सहमत होंगे कि कई लोगों के लिए सरप्राइजिंग था। ये एक्सपेक्टेशंस थी कि बेटर रैंक आएगी, बट नहीं आई थी। तो 8-10 दिन का वो पीरियड ऐसा निकला था कि मैं बहुत टेंस था और मतलब बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं उस दौरान आपके माइंड में और आप अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। बट मेरी मदर, मेरी फैमिली और मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उसके बाद बोला कि आपको फिर से प्रिपेयर करना चाहिए, आप कर सकते हो। तो जो 8 से 10 दिन का साइलेंट पीरियड होता है, उसके बाद मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये किया कि मैं बैठकर ये डिसाइड करूं कि मैंने गलतियां क्या क्या की। तो 2000 जुलाई के बाद सितंबर से मैंने लगभग प्रिपरेशन शुरू की थी। अगस्त तक मेरा विचार एक बार ये भी बन रहा था कि मैं SI का एग्जाम दूं। जिन लोगों ने उस समय परीक्षा दी पता होगा, सितंबर में SI का भी एग्जाम प्रस्तावित था। तो मैं SI के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चीजें पढ़ रहा था। पर RS के ऊपर फोकस करके मैंने अगस्त एंड से लगभग प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। 27 अक्टूबर को प्री था, बट मेरी तैयारी जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। प्री के लिए मैं इतना कहूंगा कि इकोनॉमिक रिव्यू, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक और क्वांट रीजनिंग, आप इन 3-4 चीजों को अच्छे से पढ़ लें, आपका प्री अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्री का बहुत, आप ऐसा ना करें कि प्री की प्रिपरेशन पहले शुरू कर रहे हैं फिर मेंस ही कर रहे हैं। आपको मेंस को ध्यान में रख के ही प्रिपरेशन शुरू करनी है। प्री के अंदर आप देखें 20-20 क्वेश्चन जो है वो क्वांट एंड रीजनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक रिव्यू आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इकोनॉमी कवर कर लेंगे। लगभग आप समझ के चलें 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये मोस्टली फैक्चुअल नेचर के होते हैं जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाकर करके आ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे इनके अंदर और 57-58 करेक्ट थे प्री में। तो आप जो पॉलिटी या ज्योग्राफी जो आपका एक आध फेवरेट सब्जेक्ट हो उसको कवर अप करके आप प्री निकालने की पोजीशन में वहां से आ सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी मेरी रही थी 2021 वाले प्री में। तो मेरी प्रिपरेशन मैंने मेंस के हिसाब से रखी। प्री के समय मैंने 3-4 चीजों पर फोकस किया था। अब मैं आता हूं अपनी गलतियों पे। पहली गलती जो मैंने की थी वो ये की थी कि 2018 RS के दौरान मैंने सिलेबस ट्रैक नहीं किया। इस समय जो भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपके हाथ में मेंस का सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का आइडिया पूरी तरह से होना चाहिए। एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर क्या है, वो कहां से मिलेगा, फिर ही आप उसको ढूंढ के अच्छे से पढ़ पाएंगे।
सिलेबस मेरे पास नहीं था, मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, और उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो मेरे साथ हुआ कि मेरे कई टॉपिक्स छूटे, कई टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, अच्छे से ट्रैक नहीं कर रहा था, सोच रहा था चलो इसको भी छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, चलेगा। तो जब आप सिलेबस को ट्रैक नहीं करते हो, सिलेबस आपको पता नहीं होता, या फिर आप सिलेबस में बहुत लापरवाही बरतते हुए चलते हैं, तो जाहिर सी बात है अंत में आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप इस चीज से बचे, तो आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए, आप अंडरलाइन करते हुए चलें। इस बार मैंने अच्छे से हर वर्ड को अंडरलाइन किया और राउंड अप किया और इंश्योर किया कि सिलेबस का एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट आपको याद से मेरा मतलब है कि आपका इतना कवर होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आ जाए एटलीस्ट आप लिख सकें। आप किसी भी टॉपिक पर ब्लैंक नहीं हो सकते। तो ये सबसे पहली चीज थी जो मैंने ध्यान दिया कि सिलेबस में जो मैं पिछली बार लूज हो गया था, हाथ में सिलेबस नहीं था, अच्छे से कवर अप नहीं कर पाया, कई चीजें कई सब्जेक्ट्स में छूट गई, कुछ पॉइंट्स छूट गए, वहां से क्वेश्चंस आ गए और ब्लैंक मुझे छोड़ने पड़े वो आंसर्स। आप मेरी पिछली शीट देखेंगे, कई जगह आपको ब्लैंक आंसर्स दिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। वो बहुत बड़ी गलती है, आप ऐसा ना करें। सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए और कवर होना चाहिए। सेकंड, आप अगर मेरी 2018 की कॉपीज देखेंगे तो उसमें आपको कई जगह दिखेगा कि मैंने शब्दों के मध्य स्पेस रख के अच्छे से जमा के लिखा है, और 4 लाइन दी है तो पहली लाइन पे आंसर खत्म कर दिया है, 5 लाइन है तो हो सकता है कहीं पे 1 लाइन लास्ट की छूट गई हो। ये मेरे माइंडसेट वो चल रहा था कि जितना पूछा है, जो पूछा है बस उसका रिलेटेड लिख के मुझे खत्म करना है। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि मैं एक्स्ट्रा लिख सकता था बट मैंने जगह होते हुए नहीं लिखा। ये इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। इस बार स्पेस यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग द फैक्ट्स, ये मेरी सेकंड जो मैंने गलती सुधारी। जो चीज पूछी है उससे जुड़े मैंने सारे डायमेंशंस कवर किए। जो भी चीज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ट्राई करें, 4 लाइन्स है, आप 5 लिख के आए हूं मैं कई जगहों पर। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आप लोगों से जो सेकंड अपनी कमी की बात कर रहा था वो ये थी कि मैंने कई जगह स्पेस छोड़ा, और मैं आंसर्स और लिख भी सकता था बेहतर तरीके से, पर मैं लिख नहीं पाया, मैंने फैक्ट्स उतने इंक्लूड नहीं किए। इस बार नंबर 1 मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उससे जुड़े फैक्ट्स अच्छे से इंक्लूड किए। एक चीज पूछी है उससे रिलेटेड 3 चीजें और लिख के आया हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे स्कूल ऑफ थॉट पूछे हैं तो स्कूल ऑफ थॉट सिर्फ लिखे नहीं है, उनके प्रणेता भी लिखे हैं, और 4-4, 5-5 उनके कीवर्ड्स अलग से लिख के आया। इट मीन्स आपको जो स्पेस दिया है ना आरएस में कॉपी में, आपको पूरा भरना है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या 3 लाइन 4 लाइन दी तो 5 लिख के आ सकते हैं। मैंने लिखी है इस बार, पिछली बार मैंने नहीं लिखी थी। पिछली बार मैंने टॉपर्स की कॉपीज देखी बहुत सारी, आप लोगों ने भी देखी होगी 2018 टॉपर्स की कॉपीज, और बहुत से लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने अच्छे से आंसर को, कहते हैं ना कि जितना पूछा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लिख कर आए। इस बार मैंने यही किया, सेकंड अपनी जो गलती सुधारी है, जो पूछा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लिख कर आया। अब कई बार लोग कहते हैं नहीं नंबर नहीं कटेंगे, क्या देखिए प्रेजेंटेशन मायने रखता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप 4 लाइन पूछी है, 4 लाइन का स्पेस और 5 लिख कर आ रहे हैं, बट उस 5वीं लाइन में आप रेलेवेंट चीज लिख कर आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज लिख कर आ रहे हैं जो पढ़ने के बाद टीचर को लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज इसने लिखी है, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आई डोंट थिंक सो उसका इतना इशू होने वाला है। मैंने बहुत जगहों पर 3 की जगह 4 लाइन लिखी है, 4 लाइन जहां पर स्पेस है 5 लिखी है। बस आपको जो बॉक्स दिया है उससे बाहर न लिखें, इतना आप ट्राई करें। थर्ड चीज जो मेरी कमी पिछली बार रही थी और वो मेजर कमी थी, शायद मैं अभी किसी न किसी अच्छी सेवा में होता अगर वो मेरी कमी ना रही होती, पेपर 4। मैंने जैसे बताया प्रीवियसली आपको कि मैं यूपीएससी की तैयारी करते हुए आ रहा था, हिंदी नहीं पढ़ रहा था उस समय में, ग्रामर, और मुझे माइंड में ये था कि ग्रामर में अच्छे से नहीं भी करूंगा तो भी निकल जाऊंगा। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी अगर मैं कहूं। आई गॉट ओनली 17 मार्क्स आउट ऑफ 50। 17 नंबर ग्रामर में प्राप्त करना 50 में से आरएस एग्जाम में, यू डोंट डिजर्व टू क्वालिफाई दैट। और जब मार्क्स आए और 84 मार्क्स मैंने स्कोर किए, जहां आप जानते हैं हाईएस्ट स्कोर हिंदी में 145, 47 तक था, 120s बहुत लोगों ने क्रॉस किए थे, 130s में भी थे, और वहाँ 84 मार्क्स तो क्राइम है मेरे अकॉर्डिंगली, और मैं डिजर्व भी नहीं करता था। अगर मैं हिंदी में पीछे रह जाऊं तो रैंक कहाँ से आएगी। इस बार मैंने उस चीज को सुधारा। 27 अक्टूबर को प्री हुआ, 1 नवंबर से मैंने राघव प्रकाश पढ़नी शुरू की, और राघव प्रकाश मैंने एटलीस्ट 5-6 बार अच्छे से उसको कहते ना गोट डाला था। मतलब ग्रामर मैंने इंश्योर किया कि इस बार एटलीस्ट अगर मैं डूबूं भी तो ग्रामर की वजह से ना डूबूं, क्योंकि वो एक बहुत धक्का लगता है कि ग्रामर मैथ्स की तरह है, आपको देखते हैं, आपको या तो आता है या नहीं आता है, आप गैस नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा।
इस बार मैंने इंश्योर किया कि ग्रामर अच्छे से करूँ। उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी में मेरे 50 में से एटलीस्ट 40 अराउंड मेरे इजीली सही हो रहे थे, 40 प्लस ही सही हो रहे थे। और 70 नंबर की ग्रामर हिंदी इंग्लिश मिलाकर है। पिछली बार मैंने 27 स्कोर किया उसके अंदर ओनली। इस बार वही स्कोर मेरे ख्याल से इजीली 50 अबाउट था। 54 मैंने जो सही जोड़े थे उसके अकॉर्डिंग बन रहे थे, तो डबल किया यहाँ पर अपने स्कोर को। उसका मेजर बेनिफिट हुआ। आप मान के चले अगर 25 से 30 नंबर का नुकसान आप पेपर 4 में कर रहे हैं, अपना 80s के अंदर है, तो आप समझिए आप 600 से 700 रैंक आपके स्वयं गिरा रहे हैं, कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप कुल्हाड़ी पे कूद रहे हैं। तो पेपर 4 स्पेशली ग्रामर आपका बहुत अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। नो इफ नो बट। मेरा इंग्लिश मीडियम है, मैं भी दूसरी प्रिपरेशन से आरएस में आया। मैंने सोचा मैं हिंदी के बिना कर लूंगा, नहीं होता है हिंदी के बिना। आप अगर अच्छी रैंक लगाना चाहते हैं, एटलीस्ट हो सकता है आप गिरते पड़ते सेलेक्ट हो जाएं, पर अच्छी रैंक लगानी है तो पेपर 4 को अच्छे से करें। ये मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने हल्के में लिया था। मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में कि मैंने किस तरह से एक एक पेपर के अंदर अटेम्प्ट किया, क्या बुक्स मैंने फॉलो की, कैसे पेपर 4 को स्ट्रेंथन किया, कैसे राघव प्रकाश को स्ट्रेंथन किया, कैसे 15-17 नंबर ही मेरे आए थे कुछ ग्रामर में और मैंने 40 अबाउट स्कोर किया विद इन ए पीरियड ऑफ 3 to 4 months। हिंदी मेरे रोज चलती थी। 1 नवंबर से शुरू की थी, 19-20 मार्च जो 20 मार्च के आसपास जो मेंस का डेट था, एटलीस्ट 18 मार्च तक मैं हिंदी पढ़ रहा था। वो मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। फोर्थ जो मेरी कमी थी कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, और साइंस का स्टूडेंट रहने से एक चीज ये होती है कि पेपर 2 आपका अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी भी एक तरह से थोड़ा साइंटिफिक ही है। बट मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं गया था, और ये सेकंड सबसे बड़ी मेरी गलती थी, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 4 ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप लीव नहीं कर सकते। पेपर 1 में कई बार टफ मार्किंग होती है, पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी है। पेपर 3 में चेकिंग का आप कुछ कह नहीं सकते, इस बार अच्छे से चेक हुई है, लास्ट बार इतना अच्छे से चेक हुई नहीं थी। पेपर 2 और 4 में अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं, इनपुट लगाते हैं, तो आपको आउटपुट मिलता है। और मैंने पेपर 2 में साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी अच्छा स्कोर नहीं किया। 88 मेरा स्कोर था, उसमें से 39 तो मेरे एथिक्स में ही आए थे। इट मीन्स ज्योग्राफी और साइंस में तो मैं अच्छा कर ही नहीं पाया। तो इस बार मैंने इंश्योर किया कि मैं ज्योग्राफी और साइंस को अच्छे से कवर अप करूँ। तो साइंस मैंने बहुत अच्छे से कवर की और इस बार मेरी बहुत अच्छी साइंस हुई थी। ज्योग्राफी भी मैंने अच्छे से किया, हर क्वेश्चन में मैप्स बनाए, अच्छे से ड्रॉ किया, आंसर हर एक किए, कुछ भी छोड़ा नहीं। लास्ट बार ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो मैं साफ खाली छोड़ कर आया था, वो भी नहीं किया मैंने। तो पेपर 2 मैंने बहुत अच्छे से किया। ज्योग्राफी और साइंस में मेरी कमी रह गई थी बहुत बड़ी, और वो मैंने इस बार इम्प्रूव की। कंपैरेटिवली अच्छा स्कोर मुझे इस बार उस वजह से उसमें मिला। ये मेरी चौथी गलती जो मैंने कवर की है। 5वीं गलती, क्वालिटी रिवीजन एंड रिटेंशन। पिछली बार आप देखें 2018 के दौरान बहुत लंबा पीरियड मिला था। दिसंबर में डेट्स आई थी मेंस की, आई थिंक 23-24 दिसंबर कुछ थी। फिर ओबीसी रिजर्वेशन इशू हुआ, उसके बाद पुनः परिणाम जारी हुआ, और जो समय दिया गया अतिरिक्त तैयारी के लिए हमारे भाइयों को वो परीक्षा हुई फिर जून में। तो फ्रॉम अक्टूबर में परिणाम आया था। हालांकि अगस्त में प्री हो चुका था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 महीने का समय था। 10 महीने का समय उस समय मिला था मेंस के लिए। फिर भी मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी। जो मैंने ऊपर कारण गिनाए वो तो थे ही। बहुत हद तक मैं लूज भी था अपनी प्रिपरेशन के साथ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं 2018 में अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए आ रहा था। कहते हैं ना कि मैं अच्छे मोमेंटम में था, मुझे चीजें अच्छे से याद थी। मेजर जो बुक्स और चीजें हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया की भी, वो मेरी बहुत अच्छी थी। फिर भी मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं लापरवाह हो गया था। तो 2018 में 10 महीने जो मिले थे उसमें मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था। मैं बहुत आराम से पढ़े जा रहा था, सोच रहा था रिवीजन भी कर लेंगे, हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होता है। आपको वेल प्लान्ड मैनर में ही रिवीजन करना होगा। पिछली बार मेरा हार्डली एक बार भी अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ था। राजस्थान जी के मैंने छोड़ दिया था, जैसा बताया। साइंस ज्योग्राफी अच्छे से नहीं की, हिंदी छोड़ चुका था मैं। तो ये मेरी मिस्टेक्स हुई थी पिछली बार। इस बार मैंने वो चीज नहीं की। प्लान बनाया, प्री जब हुआ था, प्री के बाद ही मैंने प्लान बना लिया था मार्च तक का, एटलीस्ट अगले 6 महीने तक का मेरे पास प्लान था कि मुझे कैसे क्या करना है। एक दिन का, एक वीक का। आप प्लान्स किस तरह से तोड़ के बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। आप ईयरली प्लान बनाते हैं, फिर उसी बेस पर आपका मंथली प्लान होता है। मंथली प्लान के आधार पर आपका वीकली होता है, डेली होता है और आवरली होता है। वो सभी एक दूसरे के साथ सिंक करते हैं। आपको आज पूछा जाए कि आप मार्च के 2nd वीक में क्या पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की प्लानिंग मेरी उस समय थी। इस तरह की प्लानिंग का फायदा ये था कि रिवीजन मेरा बहुत अच्छे से हुआ था। मैंने एक बार सिलेबस पूरा किया था, 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर चुका था। 25 फरवरी जब एक कोर्ट केस के चलते हमारा एग्जाम जो रिजल्ट क्वैश किया गया था, और उसके बाद पुनः 21 दिन बढ़े थे, तो एक रिवीजन करने का और मौका मिल गया था। तो आप देखें, जो 2 क्वालिटी रिवीजन मेरे उस समय हुए, वो मैंने 21 दिन के प्लान बनाए थे। और मैं अभी भी कहूंगा
रिवीजन बहुत बड़ी की है आरएस में सक्सेस की। अगर आपका सिलेबस पूरा भी हो जाता है और अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलती कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको फैक्ट्स अच्छे से याद होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होंगे, और जितना आप अच्छे से याद करेंगे और रिटेन करेंगे माइंड में रिवीजन की वजह से, उतना जल्दी आप जब क्वेश्चन देखेंगे पेपर के अंदर तो आपको आंसर फटाफट क्लिक होगा, उतना जल्दी आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, पेपर भी समय पर पूरा होगा, कुछ छूटेगा भी नहीं, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो इस बार मैंने रिवीजन अच्छे से किया और 2 क्वालिटी रिवीजन मेरे 1.5 महीने में एग्जाम से पहले हुए थे। और इस बार कई स्टूडेंट्स आकर यही पूछते हैं कि सर 2 महीने में आरएस क्लियर कैसे करूं। दुविधा यही हो जाती है कि उस समय टाइमलाइन अलग थी। 1.5 महीने 42 दिन का मेरा प्रोग्राम था, जिसमें मैंने 21 दिन 3 सप्ताह में मैंने 3 पेपर का पूरा प्रोग्राम बनाया था। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे बनाया था। वीक का एक दिन डिसाइड रहता था, सब्जेक्ट डिसाइड रहता था कौन सा रिवाइज करूंगा, और सिर्फ रिवीजन 42 दिन मैंने सिर्फ रिवीजन किया था प्रॉपर प्लान्ड वे में। 21 दिन के 2 स्लॉट्स बनाए थे। एग्जाम से 2 दिन पहले मैंने सेफली ये साइड में रखे थे, जिसमें मैंने सिर्फ हिंदी पेपर 4 में जो मेरे अपवाद स्वरूप या फिर वो ऐसी चीजें ग्रामर की जो मुझे याद नहीं हो रही अंडरलाइन, वो पढ़ी थी। पेपर 1 और 3 की जो यूनिट 3 थी उसके मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। तो 2 दिन पहले मैंने वो चीजें पढ़ी जो मैं कम समय में पढ़ के ज्यादा आउटपुट ले सकता हूँ। इसलिए मैंने 42 दिन का प्रोग्राम इन 2 दिन को छोड़कर इसके पीछे वाले दिनों में बना लिया था कि अच्छे से रिवीजन 2 बार हो जाए एटलीस्ट मेरा। जब आप अच्छे से 2-3 बार सिलेबस रिवाइज कर लेंगे तो मेरी मानकर चलिए आप बात, आप ऐसा नहीं होगा फिर कि आपका कुछ छूट जाए पेपर, आपको कुछ आएगा। और यही चीज होती है जब आरएस में आप देखें, ऐसा नहीं है कि टॉपर आपसे बहुत आगे हैं, इस बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको अपनी आखिरी कमी बता दूं जो मेरी रही। क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़े थे 2018 में। मैंने जब अपनी कॉपीज आई और पढ़ा फिर से, जब आपकी कॉपीज आती है तो आप उन्हें जरूर एनालाइज करें कि आप क्या क्वेश्चन आपसे पूछा और आपने क्या आंसर किया है, और क्या आपने सारे फैक्ट्स उसके अंदर डाले हैं, सारे डायमेंशंस कवर किए हैं या नहीं किए हैं। इस बार जब मैंने आपको वो अपनी कमी बताई थी कि मैंने ज्यादा फैक्ट्स नहीं लिखे थे या फिर ज्यादा कवर अप नहीं किया था, मेरी एक कमी ये भी रही थी कि मैं बहुत सारे डायमेंशंस को छू नहीं पाया था। इस बार मैंने ये इंश्योर किया कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके आंसर से रिलेटेड जितने डायमेंशंस हो, मान लीजिए कोई 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें लिमिटेड स्पेस है 1 पेज की, बजाय इसके कि मैं उसमें 4 चीजें लिख के उनके अंदर 5-5, 6-6 लाइन का पैराग्राफ लिख कर आऊं, मैंने इंश्योर किया कि मैं 8 से 10 अलग अलग डायमेंशंस उसके कवर करूं और 2-2 लाइन हर एक के अंदर लिखूं। इससे जो मेरे हिसाब से फायदा हो सकता है कि टीचर को आपकी जो वाइड अप्रोच है उसका पता चलता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में ओवरऑल बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। तो पिछली बार से मैंने इस बार भी ये चेंज किया, जब कॉपीज आएगी तो आप लोगों को बताऊंगा जितने डायमेंशंस में कवर कर सकता हूं उतने ज्यादा मैंने डायमेंशंस कवर करने की कोशिश की है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा है, पिछली बार नहीं पढ़ा था, डायमेंशंस कवर नहीं हो पाए थे। क्वेश्चंस को 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, और मैं हर क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया इस बार। क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़े, रफ पेज जो मेरा अगर आप 2018 की कॉपी में भी देखेंगे कुछ ना कुछ वहां लिखी रहती है चीजें। क्वेश्चन पढ़ते ही जो क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे क्लिक नहीं हो रहा है या फिर जिसको फ्रेम अप करने की जरूरत है, वो मैं रफ पेपर पे उसी समय लिख लेता था। फर्स्ट थिंग लिखता था, 3 चीजें लिखता था क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्ट, क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था जैसे 2018 में कि इंडिया चाइना के साउथ ईस्ट एशिया में जो रिलेशंस हैं उसमें यूएसए का क्या रोल है। तो सब्जेक्ट क्या है इस क्वेश्चन का, सब्जेक्ट है इंडिया चाइना। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए इंडिया चाइना सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, वो यूएसए का रोल पूछ रहा है, कॉन्टेक्स्ट किन परिस्थितियों में पूछ रहा है, वो साउथ ईस्ट एशिया सी में, साउथ चाइना सी में पूछ रहा है। तो 3 चीजों में मैं हर क्वेश्चन को बांटना शुरू कर दिया मैंने। सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब ये 3 चीजें आप अच्छे से क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अचानक आप एक चीज जो देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा भटकेंगे नहीं। आपके पास 4 से 5 पॉइंट्स आएंगे, उसके अंदर आप उसको अलग अलग डायमेंशंस में डिवाइड करें। हो सकता है सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल। आप इन चीजों को अच्छे से जैसे टेस्ट सीरीज भी देते हैं उस समय प्रैक्टिस करते रहें कि मैं कैसे एक क्वेश्चन के 6, 7, 8 डायमेंशंस को टच कर सकूं। क्योंकि जितना आप डायमेंशंस कवर करेंगे उतना आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो वाइब्रेंट नजर आएगा। ये गलती मेरी पिछली बार थी, मैंने पैराग्राफ्स में भी लिखा, पॉइंट्स में जहां लिखा वहां मुझे अच्छे नंबर मिले, एथिक्स में मिले, इकोनॉमी में मिले, 10 में से 7-7 नंबर मिले, 6-6 मिले। जहां मैं पैराग्राफ पर गया वहां नंबर बहुत ज्यादा मैंने पिछली बार स्कोर नहीं किए थे, क्योंकि वहां एक ही पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करे जा रहा था। इस बार मैंने ये किया कि डायमेंशंस पढ़ा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, जितना ज्यादा वाइड अप्रोच में सोच पाया वो मैंने सोचने की कोशिश की। तो ये जो मैंने आपको 5 से 6 अपनी गलतियां बताई हैं, इन्हें ही मैंने इस बार सुधारा था। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह दी क्या। टेस्ट सीरीज मैंने इस बार नहीं दी थी क्योंकि वो मेरी दिक्कत नहीं थी। मैं सिविल सेवा की तैयारी के दौरान भी डेली आंसर राइटिंग किया करता था। हम हमारे पोर्टल्स पे अपलोड करते थे, पीयर ग्रुप्स में हम चेक करते थे एक दूसरे के आंसर्स, डेली आंसर राइटिंग करते थे। जब आरएस के एग्जाम में मैं बैठा तो मुझे जो चीज इस बार गलतियों से समझ आई हुई थी कि मेरी दिक्कत आंसर राइटिंग नहीं थी। ऐसा ये नहीं था कि मुझे लिखना नहीं आता,
दिक्कत ये था कि मेरे लिखने के तरीके में और मेरी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ थी। तो आपको पहले बैठ के ये सोचना होगा कि आपकी दिक्कत क्या है। ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताई, लाइन से फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट, आपके सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। एक एक सिलेबस के वर्ड को अंडरलाइन और राउंड अप करिए। सिलेबस का एक भी वर्ड अगर आपके सामने रख दें तो एटलीस्ट आप 1 से 2 पेज उसके ऊपर लिख पाओ, इससे आपका पेपर नहीं छूटेगा। नंबर 1, सिलेबस हाथ में हो, याद हो और कवर अप हो पूरा, कुछ नहीं छूटना चाहिए। सेकंड चीज, फैक्ट्स अच्छे से लिखें, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से लिखें, बट प्रेजेंटेशन अच्छा रखें और खाली जगह कम छोड़ें, जो इस बार मैंने किया। हो सकता है आप एग्री करें ना करें इस चीज से, एक्स्ट्रा लिख कर आए। आपसे एक चीज पूछिए, आप उससे जुड़ी 3 चीजें और लिख कर आए, पर प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। थर्ड चीज, पेपर 4 ग्रामर भूल के भी मत छोड़िएगा। एक एक नंबर में इसका 20-20 रैंक आपकी बदल सकता है। अगर आपके 5 भी ग्रामर में क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप अपनी 100 रैंक धकेल देते हैं। आप हमेशा ये याद रखें, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है मेंस में। सिलेबस, आंसर आप जिस तरह से कर रहे हैं वो, स्पेस यूटिलाइजेशन इन इंक्रीजिंग फैक्ट्स एंड इंक्रीजिंग डायमेंशंस। थर्ड चीज, पेपर 4। फोर्थ चीज, जैसे मेरा ज्योग्राफी और साइंस मैंने आपको बताया था, साइंस का स्टूडेंट होते हुए मैं साइंस अच्छे से नहीं कर पाया। कोई भी सब्जेक्ट आपका बहुत वीक नहीं रहना चाहिए। मेरा रहा, मैंने खामियाजा भुगता, उसको इस बार इंप्रूव किया। नंबर 5, क्वालिटी रिवीजन एंड रिटेंशन। सिलेबस पूरा नहीं करना है, सिर्फ एटलीस्ट उसको 2 बार रिवाइज करना है। 2 बार रिवाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और एग्जाम दिन पर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मायने रखता है। और लास्ट चीज, जो छठा पॉइंट है, क्वेश्चन 2 बार अच्छे से पढ़ें, माइंड में आंसर को अच्छे से फ्रेम करें और जितने डायमेंशंस में उसको कवर कर सकें करके लिखें। ये 6 चीजें मैंने पिछली बार इतना अच्छे से नहीं की थी। इस बार मैंने इन 6 चीजों को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। और क्यों कर पाया? क्योंकि मैं सब छोड़कर सिर्फ पढ़ रहा था। जो हमारा रिजल्ट आया था 17 नवंबर को, आई थिंक 27 अक्टूबर के बाद, 1 नवंबर से मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में था और कोई काम मैं कर नहीं रहा था। जॉब भी मेरी बाद में आई, जो करंट जॉब में मैं हूँ। तो ये फायदा रहा कि स्टडी के अलावा और कोई काम नहीं था। और फर्म डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। हम गलती कहाँ करते हैं, जो मैंने अभी बहुत स्टूडेंट्स में देखा है, सर मेरा ये कमजोर है सब्जेक्ट, कुछ इजी बता दीजिए इसको करने का। हम बहुत जल्दी शॉर्टकट्स और इजी तरीके ढूंढने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। गड्ढे कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं, ये आपको अच्छे से पता होती है, उन्हें आपको भरना है। और अगर आप उसको टाइमली भर लोगे और अच्छे से पूरा सिलेबस कवर करके रिवाइज कर लोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ सक्सेस जरूर मिलेगी। आरएएस के सिलेबस की बहुत अच्छी खासियत ये है, जो मैंने देखी है, कि बहुत ज्यादा बाहर से कुछ नहीं आता। टू द पॉइंट सिलेबस से बहुत हद तक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये तो एक एडवांटेज है। तो इसके बाद भी हम अपने स्तर पर गलतियां करेंगे तो फिर रैंक नहीं मिलेगी। और जैसा मैंने इस बार कहा, ये जो 6 गलतियां मैंने अपनी आपको बताई, इन 6 गलतियों को मैंने इंप्रूव किया। पिछली बार अच्छे से नहीं किया और इस बार किया, तो परिणाम आपके सामने है। आप देखिए, ऐसा ना सोचिए कि रैंक लग गई, मेरी 11th रैंक आ गई, किसी की 20 आ गई, किसी की 5th आ गई, तो कोई जमीन आसमान का अंतर आ गया। ऐसी बात नहीं होती है। जमीन आसमान का अंतर नहीं है। आप अगर टॉपर्स से अपने पेपर वाइज स्कोर्स भी कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि बहुत मेजर डिफरेंस आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हो सकता है आप देखेंगे 10-10 नंबर का डिफरेंस है किसी पेपर में, कहीं 5 का है, कहीं आपके टॉपर से ज्यादा है जो रैंक्स ला रहे हैं। आरएएस में 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर में 3-3 यूनिट्स हैं, 12, 13, 14 सेक्शन हैं। आप ऐसा समझें, एक एक सेक्शन में जो आपकी कमी होती है ना 2-2, 4-4 नंबर की, वो बहुत भारी पड़ती है कम्युनिटी में। और इस चीज को आप फील करेंगे कि एक सब्जेक्ट में आपके 4 नंबर कम हुए, दूसरे में 5 बढ़ गए, पर तीसरी यूनिट में आपके फिर 3 कम हो गए। तो आपको कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए और पूरा कवर्ड अप होना चाहिए। एक एक वर्ड सिलेबस का आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर 3 पेपर मिला के आपके 5-5 नंबर भी अगर किसी से कम है, 15 नंबर आपके कम हो गए। 4th पेपर में आपके 2-3 नंबर और कम हो गए थे। 15 से 20 नंबर का मतलब आप समझ के चलिए, अगर आप टॉप रैंक्स में भी है तो इजीली 150 से 200 रैंक, और जितना आप नीचे आते हैं तो 25 व्यक्ति पर रैंक बैठे हुए हैं, 25 से 30। इसका मतलब आप 400 रैंक तक का नुकसान अपना कर लेते हैं अगर आप 5-5 नंबर भी हर पेपर में अपने कम कर रहे हैं। 5-5 नंबर का गैप, ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने कहा, जब चीजों को तोड़ के देखेंगे तो आपको नजर आएगा बहुत हैवी डिफरेंस नहीं है। छोटी छोटी गलतियां हमारी होगी, हमारी भारी पड़ेंगी, उन्हें ही मैंने इस बार सुधारा। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा और मैं अपनी वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ आप मुझे ज़रूर बताएं। ये 6 गलतियां जो मैंने बताई हैं और किस प्रकार से मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, कैसे मेरा प्लान था, जो मैंने प्लान बनाया था 3-3 वीक का, सिलेबस कैसे मैंने जो प्रिंट पढ़ा है मेरे पास, कैसे अंडरलाइन वो पूरा भर दिया था मैंने सिलेबस का पेज भी बार बार रिवाइज कर करके। ये चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और
आप वहाँ पर ज़रूर मुझसे जुड़ें। वहाँ पर मैं चीज़ें शेयर करूँगा। मैंने अपनी कॉपी भी शेयर की है, अपनी बुक लिस्ट भी शेयर की है, और आगे ज़रूर मैं आप लोगों की क्वेरीज नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगा जो लोगों ने मुझे मैसेज की है, और उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद मैं पेपर वाइज आप लोगों के साथ जुड़ूंगा कि मैंने हर पेपर में क्या बुक्स पढ़ी, किस तरह से पढ़ी, क्योंकि कई बार हम पूरा कन्वे नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए मैंने ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ा, तो एक हमारे भाई जो थे उन्होंने ये समझ लिया कि मैंने शायद 400-500 पेज का पूरा पीडीएफ ही पढ़ डाला। ऐसा नहीं है, बहुत ज़रूरी है समझना कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें लेकर भी मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और आई होप अगर मेरी जो ये कमियां हैं 5-6 और मेरे बताए हुए रास्तों से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिल पाएगी तो मैं खुद को बहुत लकी समझूंगा कि मैं किसी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी कमियां पूरी करें, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, सिलेबस पूरा करें, रिवाइज अच्छे से करें, आपकी रैंक ज़रूर लगेगी। थैंक यू वेरी मच।